Dear students, अस्सलाम वालेकुम। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरलैप बिटवीन रिलेशनल डेटाबेसेस ये क्या है और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। जो हमारा ओवरलैप है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप इससे प्रीवियस कोर्स में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि आपने टेबल रिलेशनशिप वगैरह बनाए और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी की गई। नॉर्मलाइजेशन में आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी, और बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो लिमिटेड है। वो हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में कि कैसे लिमिटेड है। ये जो हमारा कोर्स है ये ब्रिज कर रहा है, ब्रिजिंग द रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स, द डेटा एज ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। ये चीज़ आपको पता होगी कि जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें चूँकि ये कोर्स में ज़्यादातर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात करेंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वर्ड बार बार आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें आप डेटा जिसमें डेटा जो है उसको मॉडल किया जाता है एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के आपको पता है एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि रिलेशनल डेटाबेस जो है वो उसी डेटा को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो इसको अगर आप इक्वेट करें, इक्विवेलेंस देखें, तो एक रो टेबल के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बन जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे स्टूडेंट की आपने क्लास बनाई है, तो स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक टेबल के बराबर है। इस तरह स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट की क्लास है, ये इक्वल हो गए। इस तरह अब आप स्टूडेंट के जो टेबल है उसके अंदर एक रो क्रिएट करें, जैसे रोल नंबर 23, रोल नंबर 19, रोल नंबर 25, रोल नंबर 39, रोल नंबर 42। ये अब रोज आप क्रिएट कर रहे हैं, तो रोज के अंदर आप रोल नंबर, नेम, फादर नेम, होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब लिखेंगे। तो ये एक रो है। इसी तरह क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के आप फिर नाम लिखते हैं, उसकी भी फिर वही एट्रीब्यूट होती हैं। जिस तरह ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट है वो यहाँ रिलेशनल डेटाबेस के अंदर वो कॉलम बन जाते हैं। इस तरह आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आईडी होती है। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप अली नाम के दो एक स्टूडेंट बनाए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप अली नाम के दो लोग रखते हैं, तो एक की आईडी और दूसरी की आईडी डिफरेंट होगी। बेशक नाम उनके आपने सेम रखे हैं, उनके रोल नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो डिफरेंशिएट करती है ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं उनको। ठीक है, तो ये ज़रा यहाँ से फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे पास जिस तरह टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, वो सर्च वगैरह के लिए भी फिर इस्तेमाल करते हैं, और एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी हर ऑब्जेक्ट की एक डिफरेंट आईडी हो जाती है। ठीक है, उसमें फिर अगर आप इंस्टेंसेस क्रिएट करते भी जाएं तो वो इशू नहीं रहता। इसकी हमको ये और अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं। देख लेते हैं कि क्लास वर्सेस कंपैरिजन बिटवीन टेबल एंड क्लास, द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ये हमें और मज़ीद क्लियर कर देगा कि हमारा पॉइंट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ओप के अंदर एक क्लास है, जिस तरह एक स्टूडेंट की क्लास है। अब उसकी जो एट्रीब्यूट्स है क्लास की वो ये आईडी है, नेम है, एज है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट हमने क्रिएट किया S1 के नाम से, न्यू स्टूडेंट। उसको हमने आईडी दे दी 1, उसका नाम वाली रख दिया, रोल नंबर 22। तो ये जो आईडी है ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। जबकि टेबल है, उस टेबल के अंदर आए तो आपने स्टूडेंट का एक टेबल बना दिया एसक्यूएल के अंदर, उसकी भी आपने जो कॉलम रखे हैं इंटीजर, फिर इसका नेम, एज।
तो यहाँ पे आपने उनको अली और सारा के नाम से आपने 2 रोज क्रिएट करा दिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, जबकि उस केस में क्लास वाले केस में जो ऑब्जेक्ट की आईडी है, ठीक है, एस आई डी है, जो ऑब्जेक्ट की आईडी है वो जो है वो उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आईडी और टेबल के अंदर प्राइमरी की। वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। इस तरह रेफरेंस कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। जैसे आपके पास यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट की क्लास है और उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह स्टूडेंट एक कोर्स भी तो पढ़ रहा है। तो अब जो कोर्स है वो यहाँ पे देखें तो ये इसी को डिस्कस किया गया है रेफरेंस को, कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो एक दो रेफर कर रहा है कोर्स ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये शो करने के लिए कि विच कोर्स द स्टूडेंट इज टेकिंग। तो स्टूडेंट एक क्लास है और कोर्स एक अलग क्लास है, लेकिन मतलब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना होगा, इस तरह कोर्स का भी एक ऑब्जेक्ट बना होगा। तो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो कोर्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, रेफर कर सकता है। जबकि टेबल के अंदर ये काम, यानी आपने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इस तरह डेटाबेस के अंदर जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है, जो हमने इससे पहले कोर्स में पढ़ा है, उसमें फॉरेन की इस्तेमाल होती है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट किया जाता है यूजिंग फॉरेन की। एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर एज ए कंपोजिट की के हिस्से के तौर पर यूज़ होती है। दूसरे टेबल की 2 कीज़ बन जाती हैं। जिस तरह स्टूडेंट है तो उसकी आईडी है दूसरे टेबल में, दूसरा टेबल अगर कोर्स का है तो उसके अंदर स्टूडेंट की आईडी भी और कोर्स आईडी दोनों मिल के कंपोजिट की बनेंगी, जिसमें स्टूडेंट आईडी भी इस्तेमाल होगी, तो वो एज ए फॉरेन की इस्तेमाल होगी। इस तरह ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो रेफरेंस का है हमारे पास क्लासेस के अंदर, टेबल के अंदर है वो फॉरेन की यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ जो है वो ये कि बोथ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और डेटाबेस हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देख चुके हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ही के लिए डेटाबेस बनता है, जैसे मेडिसिन का डेटाबेस है या स्टूडेंट और कोर्स टीचर, इनका डेटाबेस ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्लास बना के, ऑब्जेक्ट बना के, और डेटाबेस में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है टेबल बना के। तो यहाँ पे एक मजीद डिटेल कंपेरिजन है। इस कंपैरिजन को देखें तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट है रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्लास है, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की होती हैं टेबल के वो कॉलम बन गए हैं, फिर ऑब्जेक्ट की जो आईडी है वो, ये वही बात एक दफ़ा फिर रिपीट हो गई है। यहाँ एग्जांपल से अगर देखना चाहें तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है, उस आईडी की एग्जांपल ये है कि 1, उसका नेम अली और ये 22 है। ये ओप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली एग्जांपल है। तो हमने ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस जो है वो ये है, यानी क्लास तो हमारी स्टूडेंट है लेकिन ये उसका इंस्टेंस है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस में ये चीज़ एक रो के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये मज़ीद एक एग्जांपल आ गई टेबल और इसकी। अभी इंटरनेट से भी हम यही देख रहे थे। अच्छा, जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो ज़रा सिंपल डेटा को हैंडल करते हैं। जैसे रोज़ की कॉलम में डेटा होगा, रोज़ की फॉर्म में न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेट डेटा, नेम, फादर नेम, अकाउंट नंबर वगैरह। जिस मिसाल दे रहे हैं आपको बैंक अकाउंट की, अगर एग्जांपल दे रहे हैं बैंक की, तो उस केस में जो हमारा ये जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि सिंपल डेटा है, रोज़ की फॉर्म में है, डेट्स है, ट्रांजैक्शंस है, न्यूमेरिक डेटा है। ये बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसमें टेबल हैं, इसमें हमारे पास बहुत मिक्सिंग नहीं है डेटा टाइप्स की, या न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है या अल्फा न्यूमेरिक है, अकाउंट मिक्स हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो आजकल हमारे पास डेटाबेस आ रहे हैं, जिस तरह अभी एग्जांपल है सोशल मीडिया है, तो आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप उठाएं, एक्स उठाएं, अमेज़ॉन उठाएं, अलीबाबा, इन सबको देखें तो ये सोशल मीडिया का जो डेटा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है। ठीक है, अब उसमें ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर्ड और रिजिड डेटा नहीं है। उसके अंदर एक
जो पर्सन है, जो यूज़र है, उसका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक इंस्टेंस बनाएंगे। आप पहले क्लास क्रिएट करेंगे यूज़र की। अब अगर यूज़र की क्लास क्रिएट करेंगे तो फिर इंस्टेंस भी क्रिएट होगा। जैसे कोई एक यूज़र फॉर एग्जांपल एलेक्स है, ये एक यूज़र है, तो अब उस एक ऑब्जेक्ट के लिए उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर एलेक्स उसका इंस्टेंस हो गया। उस इंस्टेंस के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे उसके बायो है, ये भी उसी ऑब्जेक्ट में आ रही होगी। फ्रेंड्स लिस्ट है, ये भी उसी ऑब्जेक्ट में आ रही होगी। फोटो गैलरी जहाँ उसकी बहुत सारी फोटो हैं, वो भी उसी ऑब्जेक्ट्स के उसी एलेक्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही होगी। फिर पोस्ट हिस्ट्री है, वो भी उसी ऑब्जेक्ट एलेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें नेस्टेड हैं उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा है। यानी आपके पास ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास बल्कि इसको एग्जांपल ऐसे देखते हैं हम। इसको हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस होता तो इस तरह का डेटा होता, एक सेल के अंदर एक वैल्यू है जो सिंपल है। जबकि मॉडर्न डेटाबेसेस में कुछ इस तरह का होता है कि एक सेल के अंदर पूरी एरे बन रही होती है, पूरी लिस्ट बन रही होती है, और इसे हम कहते हैं नेस्ट डेटाबेस। एक एड्रेस के अंदर यहाँ पे स्ट्रीट भी है, इसके लिए अब हमें इस टेबल को जो आपको नजर आ रहा है मजीद ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जो कि नॉर्मलाइजेशन में हम करते हैं ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, वो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर किसी एक सेल के अंदर इस तरह पूरी पूरी एरेज भी स्टोर होंगी। तो ये एक आप समझ लें कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडर्न डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप देखें तो ये जो हमारा मॉडर्न डेटाबेस है वो 3D स्ट्रक्चर यूज़ करता है। यानी एक सेल के अंदर आपके पास पूरी एरेज मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। एक सेल के अंदर आपके पास एक लिस्ट पूरी मौजूद है, और वो सब कुछ एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं वो एक 2D स्ट्रक्चर है, यानी एक टेबल है रोज और कॉलम की फॉर्म में, सिंपल सिंपल डेटा है। उसके अंदर हम वीडियो डेटा नहीं स्टोर कर सकते, उसके अंदर हम पिक्चर्स बहुत लिमिटेड सी है स्टोर होती हैं। फिर हमारे पास ज़्यादातर डीलिंग जो होती है वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा से ही होती है। ठीक है, हमें अगर कोई एक टेबल के अंदर रिपीटिशन हो तो हमें सेपरेट टेबल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उनको ब्रेक करना पड़ता है। ये एक चैलेंज हो जाता है। तो जबकि हमारे पास जो मॉडर्न डेटाबेस है वो नेस्टेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, उनके अंदर इमेजेस और वीडियोस भी स्टोर हो सकती हैं। या आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि वहाँ पे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा सारा एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा है वो एक ही बॉक्स के अंदर आ जाता है। जबकि हमें इसके अंदर अगर एक स्टूडेंट का टेबल है, मिसाल दे रहा हूँ स्टूडेंट का टेबल है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट का टेबल मजीद स्प्लिट होकर दो हिस्सों में हो जाएगा। तो अब ये एक जगह तो ना रहा ना, फिर हमें उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की वाला रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा, 1 to many या मैनी टू मैनी। फिर मजीद अगर नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है तो मजीद टेबल के स्प्लिटिंग होगी। तो इस तरह एक टेबल यानी एक एंटिटी स्प्लिट होते होते 3-4 टेबल्स में चली जाती है, जिनको कनेक्ट किया जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। जबकि यहाँ जो हमारे मॉडर्न डेटाबेस है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हमें ये स्प्लिटिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको बताया कि एक सेल के अंदर एरेज और लिस्ट क्या तरह का डेटा भी स्टोर हो सकता है। एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसकी उस ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें, जिसमें सोशल मीडिया की बात हुई थी तो बायो, उसकी पोस्ट हिस्ट्री, फ्रेंड्स लिस्ट सब एक ही जगह आ जाएगी। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की एग्जांपल है तो यहाँ एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एक रेसिपी अगर आपने बनानी है तो ट्रेडिशनल डेटाबेस 1 टेबल है इंग्रेडिएंट्स के लिए, फिर 1 टेबल आपने इंस्ट्रक्शन के लिए बनाना है, 1 टेबल फॉर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो रिपीटिशन आएगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आपके पास एक रेसिपी के लिए 3 टेबल होंगे। जबकि यहाँ पे आप एक रेसिपी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अंदर उसके स्टेप्स आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगे, इंग्रेडिएंट सब एक ही जगह कंटेनर में आ जाएंगे। तो ये इस लिहाज से बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक रोबस्ट किस्म का स्टोरेज मैकेनिज्म है मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस कर रहा है। यहाँ पे ये बातें कुछ रिपीट हो गई हैं, आप देख लीजिएगा सिंपल वैल्यू वाली।
हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाते हैं। जो हमारे मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उनमें हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर अब कोऑर्डिनेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है, जैसे हमारे पास लैंड रिकॉर्ड का एक सिस्टम है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड, तो वहाँ पे ये चीज़ उसमें ऐड कर दी गई है कि आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स स्टोर होंगे चारों डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक सिंपल डेटा तो नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाता है। कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, डिग्रीज भी, नंबर्स भी। तो ये इस हवाले से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। इस तरह एड्रेस है, ये भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दी कि एड्रेस को इसकी एरे यानी एक लिस्ट बना दी है, और एक सेल के अंदर ये पूरी एरे यानी एक लिस्ट पूरी स्टोर हो गई है। लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, वो एरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। फिर इस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस है, और ये बात आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जानते हैं कि डेटाबेस जो है उसमें आज के मॉडर्न डेटाबेसेस को हम स्मार्ट बनाते हैं। स्मार्ट बनाने का तरीका कार क्या है कि हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले कॉन्सेप्ट पे क्रिएट करते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर पर्सन का टेबल हमने डिफाइन किया है और एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट का टेबल चूंकि पर्सन से क्या सब कैटेगरी में आ रहा है, तो वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स और पब्लिक मेथड्स जो है वो इनहेरिट कर लेगा। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, ठीक है। तो मेंबर फंक्शंस जो है वो डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होंगे, चूंकि ये बात हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस पे डेटाबेस बनाएंगे, तो एक जैसे एलेक्स है तो उसकी एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन उस एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होंगे। तो जितने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट के जितने इंस्टेंसेस बनाएंगे, उनकी सारी चीज़ें उन एक कंटेनर के अंदर ही स्टोर होंगी, ठीक है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को मजीद स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने टेबल में ये स्प्लिटिंग की है। इसमें हमारे पास ये होगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके एट्रीब्यूट्स, और जैसे जैसे एलेक्स क्रिएट किया है, तो अब एलेक्स अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस वो इस एक एलेक्स के कंटेनर में आ जाएंगे। इस तरह कोई दूसरा है, जेकब है, जेकब क्रिएट किया है तो स्टूडेंट है वो, तो स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस जेकब के वाले कंटेनर के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मज़ीद स्प्लिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ़ किस्म का कॉम्प्लेक्स डेटा भी उस एक कंटेनर में आएगा और वहीं से सारा कुछ हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे को रेफ़र कर देगा, या इनहेरिटेंस वगैरह ये सारा कुछ। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल भी कर रहा है और हमारा जो मॉडर्न डेटाबेस है, और इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर सकता है, एक जो है ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है, ठीक है। एक दूसरे के पब्लिक मेंबर पे एक्सेस किए जा सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉसिबल है वो सब फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में भी पॉसिबल हो जाता है। ये हमारी एक एक्सरसाइज है, इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इसका माई एसक्यूएल वर्कबेंच। वहाँ इस एग्जांपल को देखते हैं। ये आपकी स्लाइड में तो मौजूद है, लेकिन इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ। मैंने असल में इसको क्रिएट किया है, तो ये हमारा एक हम सर्च कर लेते हैं, एक मिनट। ये एक हमारी एग्जांपल है कि हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि वो जो हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी लिस्ट टाइप का या एरे टाइप का, वो कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। इस टेबल का जो है वो नाम है कस्टमर, ठीक है। और इसमें हम 3 उसके कॉलम क्रिएट करेंगे, कस्टमर आईडी, उसका नेम और एड्रेस। हमारे पास जेसन कॉलम होगा। जेसन मतलब जिस एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, इसमें एरे बनेगी और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एड्रेस हमारे पास जेसन है।
मैं वर्क बेंच ओपन कर लूँगा और वर्क बेंच के अंदर इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। पहले से एक डेटाबेस बनी हुई है, जस्ट ये टेबल मैं उसके अंदर बना रहा हूँ। इसको पहले यूज़ करना पड़ेगा कोई डेटाबेस। कोई एक डेटाबेस हम देखते हैं कि माई एसक्यूएल में हम यूज़ डेटाबेस की कमांड समझ नहीं रहा से मैं ये क्रिएट डेटाबेस यूज़, तो हम यहाँ पे ये यूज़ की कमांड देते हैं। हमारे पास कॉलेज का डेटाबेस, मैं कॉलेज की डेटाबेस का नाम लिख दूँगा COLLEG। अब ये कमांड चल गई है, तो यहाँ पे मैं इसके बाद एक ये वाली क्रिएट कस्टमर वाली एग्जांपल ले आता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं, हमारे पास ये एक टेबल भी क्रिएट हो गया। अब आते हैं इसके अंदर इंसर्ट डेटा में। ये स्लाइड्स में सारी विद उसकी कमेंट्स के साथ दी हुई हैं। ये अब पता चल जाएगा कि ये इंसर्ट है, और इसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, और ये तीन चीज़ें एड्रेस में आ रही हैं, स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड। ये हम क्रिएट करते हैं जी एक इंसर्ट, उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ये एक रो ऐड होगी। अब हम व्यू करते हैं। व्यू में जाके हमें वो पूरा टेबल ही नहीं दिखा देगा। ये हमारे पास देखें, वो पूरी एक चीज़ उसने हमें दिखा दी है। इसको मज़ीद एक्सपेंड कर दें तो ये सारा उसने दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये नज़र ना आए, मुझे स्पेसिफिक एक सिटी सिर्फ देखना चाहता हूँ, सारा उसमें नहीं देखना चाहता मैं। तो देखें कि ये चीज़ है कि सिलेक्ट, अब मैंने नेम सेलेक्ट किया है एक कॉलम, और एड्रेस कॉलम के अंदर मैंने ये एरो लगा के डॉलर साइन लगाया, और ये इसका सिंटैक्स है, एक सिंगल कोड डॉलर डॉट सिटी एज सिटी। ये तो एलियस है ना, एज सिटी, तो आप ये ना भी लगाएं, लगा दें तो बेहतर है। ठीक है, ये अब मुझे सिर्फ एक नेम और उस एड्रेस जेएसऑन वाले स्ट्रक्चर्ड एरे वाले कॉलम के अंदर सिर्फ सिटी दिखा देगा। लेकिन ये दिखा दी। यहाँ बताने का मकसद ये है कि हमने ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, व्यू डेटा ये। तो अब आप ये देख लें, डेटाबेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो इसके अंदर बहुत रिच किस्म की डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो आप देख चुके हैं अभी भी कि आपने जेसॉन से एक पूरा एरे रिप्रेजेंट कर ली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ये जो डेटाबेसेस हैं बहुत अच्छे से मैच हो सकते हैं, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होती हैं, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट कॉल वगैरह, वो सारा कुछ, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी रिड्यूस इम्पिडेंस मिसमैच। इसमें यह होता है कि आम तौर पर जो हमारे इससे पहले वाले डेटाबेस थे उसमें ये हुआ करता था कि वो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस टेबल में बनते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूंकि ऑब्जेक्ट यूज़ करती है, और जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो टेबल में रोज़ और कॉलम्स की बने होते हैं, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। इसमें फिर ये होता है कि डेवलपर जो है ना, वो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हुए एक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा होता है कि कॉन्स्टेंटली वो टेबल्स उसमें वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करता है टेबल्स में। यानी हमारे पास मॉडर्न डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी तरीके की एक स्विचिंग कर रहे हैं कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनको पैच लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। एक फुली फंक्शनल, यानी आज के दौर की तरह का फुली फंक्शनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी है कि वक्त उसमें ये हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है टेबल में, और उसको जाके स्टोर किया जाता है, उसके उसके इसमें फिर डेटा स्टोर किया जाता है,
और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टेबल को वापस ऑब्जेक्ट में क्रिएट करके डेटा को रीड किया जाता है। क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो अगर आपने ट्रेडिशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे उस प्रोग्रामिंग में, और उन ऑब्जेक्ट्स को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेबल में चूंकि आपके पास रोज़ की और कॉलम की फॉर्म में डेटा है, और फिर जब आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वापस उन टेबल्स को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगा के आपको वो डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। लेकिन आज ये जो कन्वर्जन करनी पड़ती है ना, कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास जो रिलेशनल डेटाबेस है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है और जो ऑब्जेक्ट है टेबल है वो ज़रा डिफरेंट है। तो इसमें फिर हमारे पास एक नई चीज़ है जिसे हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो चीज़ है, ये जो आज का ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की फीचर्स को सपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या हो रहा होता है जी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर भी सपोर्ट होते हैं। यानी आप जिस तरह भी देखा है कि एक सेल के अंदर, एड्रेस के अंदर आप एरे क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा बना सकते हैं। आप जैसे जैसे हम देखेंगे आगे आपको पता चलेगा कि हम और भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वीडियो डेटा भी हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, और भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डेटा टाइप्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमें इस तरह की सहूलत देता है कि हम ऑब्जेक्ट की तरह की फीचर्स देता है। इसमें हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। प्रोग्रामर जो है फ्रंट एंड यूज़ करता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डायरेक्टली उसमें डेटा स्टोर करता है और डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेता है। अब ये होपफुल क्लियर होगा कि डायरेक्टली जब डेटा स्टोर होता है, कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, तो फास्ट एक्सेस होती है। डेटा स्टोरेज का प्रोसेस फास्ट होता है और जो डेटाबेस है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ये कन्वर्जन की वजह से स्लो हो जाता है डेटाबेस जब, तो रिस्पांस देता है बहुत लेट, जिसकी वजह से आपको अच्छा ऐसे लगता है कि डेटाबेस अच्छा नहीं है। जो कि इससे पहले रिलेशनल डेटाबेस और उनके ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगा के काम किया जाता था, वो पहले ऐसे होता था। तो ये कन्वर्जन अब नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसे कहते हैं ये रिड्यूस्ड इम्पीडेंस मिसमैच, ये काफ़ी हद तक कम हो गया। तो अब हम अगर आए तो अपने इस रैप अप की तरफ, यानी हम इस पूरे लेक्चर में हमने देखा है, तो वो हमने ये देखा है कि ओरिजिनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, ये आपस में किस तरह एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या चीज़, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करती है। जैसे क्लास हमने देखी टेबल से रिलेट करती है। फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आज का डेटाबेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। जबकि इसके मुकाबले में जो पहले थे वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बैक एंड पे रिलेशनल डेटाबेस के साथ लेके चलना पड़ता था, जिसमें स्विचिंग होती थी। आज का जो रिलेशनल डेटाबेस है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, कम्प्लेक्स डेटा को सपोर्ट करता है। बाकी लेक्चर इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में होगा। आपके लिए लैब टास्क है, वो लैब टास्क जो है वो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। ये लैब टास्क आपने खुद से एक दफ़ा घर में आराम से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बगैर प्रोग्रामिंग के आपसे ये काम, ये प्रोग्रामिंग तो ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल आपका अभी भी डेटाबेस का जो प्रैक्टिकल है 28 को, और आइंदा भी जो होंगे वो सारे इसी बेस कर रहे हैं। तो ये एक आपका लैब टास्क है, ये आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये जितने लैब टास्क हैं ये मैं आपसे हर स्टूडेंट के लैपटॉप पे चेक करूँगा, और फिर उनकी अटेंडेंस इसकी बेस पे मार्क होगी। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।